द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। अल्फोंस डाउडेट जी के द्वारा लिखा हुआ एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 12 प्रोस का फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। यह कहानी उस दिन की है जब मैं सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल्स जो हमारे सर हैं वो कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे तथा मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान तक नहीं था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत गर्म और चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रूशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से अधिक ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझे विरोध करने की शक्ति नहीं थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए हुए थे, जैसे हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती की कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी समाचार। और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी से चल पड़ा, वाक्टर नामक लोहार मुझे आवाज़ लगाता है और मुझसे कहता है, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तेरे पास पर्याप्त समय है। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया था। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी या शोर शराबा होता था जिसे बाहर गली से सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना, बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार सुबह जितना ही शांत महसूस हो रहा था। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले ही अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हैमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरे सर एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुतापूर्वक बोले, नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही अपना भाषण शुरू करने वाले थे, आज की क्लास शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कशीदाकारी की गई थी, नक्काशी की गई थी, और जिन्हें वे परीक्षण या निरीक्षण के समय और पुरस्कार वितरण के दौरान पहना करते थे। इसके अलावा शायद कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंच में गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बेंच पर बैठे हुए थे। मुझे उनको अपने क्लास में पीछे सीट पर बैठा देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर और इनके अलावा कई अन्य लोग थे जो पिछले बेंचेस पर बैठे हुए थे। सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया हुआ था, जिसके किनारे अंगूठों के पेज पर उल्टे हुए और वहाँ पर कुछ निशान भी बने हुए थे। लग रहा था कि ये पुस्तक बहुत पुरानी है, जिसको बार बार पलटने से ये गंदी हो गई है और इस पर अंगूठों के निशान तक बन गए हैं। और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और इसके अतिरिक्त उसने बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और उसकी दृष्टि उस पेज पर अटकी हुई थी। जबकि मैं उन सब पर विचार कर ही रहा था
तभी एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीरता के साथ और विनम्रता के साथ जिस तरह उन्होंने मुझे मेरी सीट पर बैठ जाने के लिए कहा था, वह बोल पड़े। मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल तक हमारे स्कूल में आ ही जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है और अंतिम दिन भी है, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें और मेरी बात को शांति से सुनें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित और दुखी हो गया और कहने लगा, हाय अभागे लोग। सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था, इसलिए जब मैं उस रास्ते से आ रहा था तो इतनी भीड़ लगी हुई थी। फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ, अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। वही और उसी समय मुझे रुक जाना चाहिए था। हाय, मैं अपने पाठ याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना अधिक दुखी था। मैंने पूरा समय इधर उधर घूम टहल करके बिता दिया। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और समस्या पूर्ण लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हैमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनके डंडे के बारे में और कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया था। अब मुझे उनके कुछ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ समझ में आ रही थी। पिछली जो बुराइयाँ उनके अंदर थी, जिस प्रकार उन्होंने हमको डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी, वो सब मैं भूल गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि हमारे सर आज हमको अंतिम पाठ पढ़ा रहे हैं। अब मुझे उन सभी अपने टीचर्स के प्रति भी प्रेम आ गया था। बेचारा आदमी, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारी सुंदर कपड़े पहन रखे थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इसीलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे। शायद आज कम से कम जीवन में अंतिम बार ही सही अपने देश का विषय तो पढ़ लेंगे। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शायद वो बुज़ुर्ग लोग हमारी तरह ही पिछले सीट पर बैठे थे, और उनका सम्मान देने का अपने टीचर के प्रति यही एक तरीका था। जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाने को सुना, अर्थात मेरे अध्यापक ने मुझे खड़े होने के लिए कहा। अब बोलने की मेरी बारी थी, क्योंकि हमारे सर ने पिछले ही दिन ही कहा था कि पार्टिसिपल लेसन पढ़ के आना। इसलिए मुझे खड़ा करते हैं और बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था, किंतु मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया और मेरा जो मेज़ था सामने, उस मेज़ को पकड़कर मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मेरा दिल धड़क रहा था, मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा था कि ये मेरा अंतिम पाठ है, जिसको मैं सस्वर अपने टीचर के सामने सही ढंग से पढ़ लूँगा और पार्टिसिपल के सारे नियमों को सुना दूँगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज ही मेरा लास्ट लेसन है, जिस कारण से मैं कल पढ़ नहीं पाया था। चिड़ियों के अंडे घूमने में, ढूंढने में और यहाँ वहाँ उछल कूद करने में मैंने पूरा समय बिता दिया था, और आज मैं चाहता था कि पार्टिसिपल के सारे नियमों को मैं अपने टीचर के सामने सुना दूँ और उनका आभार प्राप्त कर लूँ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मैंने पिछले दिन वो लेसन याद ही नहीं किया था। मैंने अपने सर एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांट नहीं सकता फ्रेंड्स, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा लगा होगा। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं उसे कल सीख लूँगा, और अब तुम देख रहे हो कि आज हमारा अंतिम दिन भी आ गया है।
हम हर चीज़ को कल और कल में छोड़ देते हैं। आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, और देखिए कल कब अंतिम दिन हो जाए आप समझ सकते हो। इसलिए समय का विशेष महत्व है, जीवन में इसको अवश्य ही समझना। ऐसा उनके अध्यापक उस लड़के से बोलते हैं। हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह सीखने को कल के लिए छोड़ देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा सीख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। किंतु नन्हे फ्रेंड्स, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तब तुम्हें छुट्टी कर दिया करता था। अर्थात जब भी मेरा मन करता था कि मैं जाऊंगा मछली पकड़ने आज, उस दिन मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। इसलिए तुम्हारे माता पिता के साथ साथ मैं भी उतना ही दोषी हूँ। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहते हैं, यह कहते हुए कि संसार की सबसे सुंदर भाषा फ्रांसीसी भाषा है। सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्क संगत, और यह कि उसे अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी भूलना नहीं है। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा में मजबूती से बंधे रहते हैं तो ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास हो। अर्थात यदि हम गुलाम होकर के भी अपने मातृभाषा में आपस में बात करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी खुशी मिलती है, चाहे हम जेल के अंदर ही रहें, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे जेल की चाबी हमारे जेब में ही हो। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। मैं यह देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ में आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और उन्होंने हर चीज़ को धैर्यपूर्वक कभी इतनी अधिक स्पष्ट रूप से सिखाया भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उन सबको हमें दे देना चाहता था, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ शुरू हुआ। उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी जिस पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में कुछ लिखा हुआ था, फ्रांस अल्साक, फ्रांस अल्साक। वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब ओर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका हुआ हो। काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने अपने काम में जुट गए थे और सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र ध्वनि कागज़ पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। एक बार कुछ भंवरा उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटे का चित्र में बनाने में लीन रहते थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे घुटुरघू कर रहे थे और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर देंगे, कबूतरों को भी। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी चीज़ को घूर घूर कर देख रहे थे, मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष के प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसे कि वो दिख रही थी। अर्थात हर एक चीज़ को अपने दिल में बसा लेना चाहते थे और उन चीज़ों को ऐसे गौर से देख रहे थे जैसे कि वह उनका अंतिम दर्शन हो। जरा सोचो, 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। उनका बगीचा, उनकी खिड़की के बाहर से दिखने वाले खूबसूरत स्थान, केवल मेज और कुर्सियाँ घिस गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे तथा वह
होप वाइन एक प्रकार की बेल है जिसे उन्होंने अपने हाथों से स्वयं लगाया था। वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। इन सबको छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूक में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन ही इन्हें देश छोड़कर जाना था। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनाने का साहस था। लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ शुरू हुआ और फिर छोटे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से अपने बा, बे, बी, बो, बू बोले, अर्थात उन्होंने हर एक उच्चारण स्पष्ट बोला। कमरे के पीछे छोर पर बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़कर वह उनके साथ बा, बे, बी आदि बोल रहे थे। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे। भावुकतावश उसकी आवाज़ में कँपकपी सी थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छा याद हो गया था। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंगलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रुशिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई पड़ रही थी। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे, बहुत दुखी और निराश दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उन्हें कभी इतनी आत्मविश्वासी नहीं देखा था, अर्थात मैंने इतना कभी उन्हें दुखी और परेशान नहीं देखा था। मित्रों, उन्होंने कहा, मैं अर्थात वो कहते कहते अटक जा रहे थे। वो कहते हैं, मित्रों, किसी बात ने उनका गला इतना अवरुद्ध कर दिया था कि वो बोल तक नहीं पा रहे थे। वे अपनी बात जारी ना रख सके। फिर वे श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप सब जा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। थैंक्स फॉर लिसनिंग द स्टोरी। जय हिंद।